नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असीम अरुण और इस मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आपने अपनी तैयारी की है, अपने पूरे जीवन का एक वृत्तांत तैयार करें, एक बुलेट पॉइंट्स बनाएं कि मुझको मेरे अंदर जीवन में सबसे अच्छी ये 4 या 5 गुण हैं और इनको मुझको अपने इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना है। और सवाल जो आ रहे हैं या चर्चा जो हो रही है उसमें एन केन प्रकारेण हमको अपने 5 हाईएस्ट पॉइंट्स प्रस्तुत करने हैं, हाईलाइट करने हैं। अगर हमने अपने 5 पॉइंट हाईलाइट कर लिए तो इसका मतलब हमारा मूल रूप से इंटरव्यू सफल हो गया। अन्यथा अगर हम केवल उसको क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में देंगे तो हो सकता है कि जो हमारे सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया हमारे लक्षण हों, हमारे अचीवमेंट्स हों, वो हम लोग ना दे पाएँ। विशिष्ट रूप से मैं अगर यूपीएससी के इंटरव्यू की बात करूं तो पूरी परीक्षा जो है वो 2025 नंबर की होती है और उसमें से 275 नंबर इंटरव्यू के हैं और अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं वो इसमें 70%, 80% और कभी कभी 90% तक इसमें स्कोर कर लेते हैं। तो आपको भी इसी हिसाब से सोच के चलना है। और मेंस आपने क्लियर किया है, इंटरव्यू में गए हैं, इसका मतलब आपके स्कोर अच्छे हैं। अब अगर इंटरव्यू अच्छा होगा तो जो आप मेंस में आपका अगर मेरिट देखा जाए तो इंटरव्यू में आपको और खींच करके ले जाएगा। जो इसका बोर्ड होता है, अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि कौन रहता है इसमें। तो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं और कई सारे मेंबर बने हैं। तो जो इंटरव्यू का बोर्ड है उसमें प्रत्येक में एक मेंबर इसके बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के। और कुल मिला के 5 से 7 ऐसे बोर्ड बने होते हैं और ये निरंतर अपना इंटरव्यू प्रतिदिन लेते रहते हैं। जैसी मेरी जानकारी है लगभग 10 इंटरव्यू एक दिन में ये बोर्ड लेता है और एक इंटरव्यू करीब 30 मिनट का होता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसको प्लान किया जाता है। जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी तक की परंपरा के अनुसार, प्रचलन के अनुसार जितनी वैकेंसी होती हैं उससे डबल लोगों को बुलाया जाता है। बट कभी कभी ये वेरी भी करता है और अन्य परीक्षाओं में भी ये अंतर इसका हो सकता है। जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, उसके अलावा इसमें 4 सदस्य होते हैं जो कि प्रायः 1 या 2 किसी सिविल सेवा से रिटायर्ड अधिकारी होते हैं। कम से कम एक उसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होंगे, कोई और इस तरह के शिक्षाविद होते हैं। जो मैंने जानकारी की यूपीएससी के इंटरव्यू में खासकर कि क्या यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, तो विशेष जो लोग जानकार हैं उनसे मैंने पूछा भी, तो अभी तक मुझे कभी भी ये बात किसी ने कंफर्म नहीं की कि वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन अन्य परीक्षाओं में बहुत जगहों पे इंटरव्यूज़ में साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे हाव भाव को, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से हमें असेस करते हैं, बताते हैं। ज़्यादातर बच्चे एक सवाल जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू हमको इंग्लिश में देना चाहिए कि हिंदी में देना चाहिए। सामान्यतः यूँ माना जाता है कि अगर हमारा मीडियम ऑफ एग्ज़ाम मेंस में अंग्रेजी है तो हमको अंग्रेजी में ही इंटरव्यू देना चाहिए, और अगर हमारा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी है तो हमको हिंदी में इंटरव्यू देना चाहिए। ज़मीनी स्थिति है, ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी जब बोलते हैं तो कई बार अटक जाते हैं या कई बार अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है। विशेषकर जहाँ पे कोई तकनीकी शब्द है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल करें और जो वाक्य हमारे हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका हिंदी में हो, ऐसा बड़े आराम से चलता है। मैंने जो वरिष्ठ रिटायर्ड ऑफिसर्स बैठे बोर्ड में उनसे भी पूछा कि अगर अंग्रेजी मीडियम से कोई बच्चा परीक्षा दे के आ रहा है और उसने अंग्रेजी में ही पूरा अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ जगहों पे वो हिंदी में आ गया क्योंकि अंग्रेजी में वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा इसमें कभी भी बोर्ड इसको नकारात्मक तरीके से नहीं लेता है और अपनी बात को सही से समझा पा रहे हैं तो ठीक उसको मानते हैं। लेकिन यहाँ ये ज़रूर देखना है कि अपने शब्दों का चयन ठीक से करें। कई बार हम लोग जो चीज़ शुद्ध हिंदी में भी कह सकते हैं उसको ज़बरदस्ती अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, या अंग्रेजी का वाक्य है तो हिंदी का शब्द डाल देते हैं। तो कोशिश हमें करना चाहिए
सामान्य जीवन में भी कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो भाषा का चयन है वो शुद्ध हो और इंग्लिश जो है वो केवल काम चलाऊ तरीका होना चाहिए, या जहाँ पे मजबूरी हो जाए, हम अटक ही जाते हैं, तो हमको उसका प्रयोग करना चाहिए। जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें आपके सामने आपके साथ में कोई भी आपका कागज़ नहीं होगा। जो आप फाइल लेकर के जाएंगे वो बाहर ही चेक कर ली जाएगी, उसके सर्टिफिकेट्स देख लिए जाएंगे, और जब आप जाएंगे तो आप बिल्कुल खाली हाथ वहाँ पे जा रहे होंगे। लेकिन जो परीक्षा लेने वाला बोर्ड है उनके सामने आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको डैफ बच्चे बोलते हैं, उसकी एक एक प्रति सबके सामने वहाँ पे रखी होगी। ये भी मैंने जानकारी करने की कोशिश की कि क्या हमारे मेंस के मार्क्स इंटरव्यू बोर्ड के सामने होते हैं, तो मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, पर मुझे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं, मेंस के मार्क्स इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं होते हैं। तो हमें बिल्कुल फ्रेश तरीके से वहाँ पे देखा जा रहा होता है। और जो डैफ है उसके आधार पे एक पेज की एक एग्जीक्यूटिव समरी हर एक कैंडिडेट की बनाई जाती है, जो वहाँ पे रखी होती है। 10-12 इंटरव्यू लेने के बाद में जो बोर्ड भी है वो भी एक पैटर्न में आ जाता है। एक से सवाल होते हैं, एक से जवाब होते हैं, और फिर नंबर भी एक से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनालिटी को चिन्हित करें, और जैसा मैंने बोला किस तरीके से प्रस्तुत करना है, आपके सबसे अच्छी बातें कौन सी हैं, वो आपको वहाँ पे डिलीवर करके आना है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को कैसे सामने रखें, यानी वो किस तरह से हमें असेस करेंगे, हमारे पर्सनालिटी के कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको वो असेस करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमारी व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में हमारा एक अच्छे इंसान के रूप में प्रस्तुत होना। अंग्रेजी में कहूँ तो एक काइंड हार्टेड पर्सन। अब हम जब कोई बात रख रहे हैं, कोई सवाल आ रहे हैं, तो हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए, समानुभूति होना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी विषय पे वन साइडेड व्यू नहीं रखते हैं। हम उसको समझा करके सरकार का जो व्यू है, अगर मान लें लेबर की बात कर रहे हैं तो मजदूर का व्यू क्या है, फैक्ट्री मालिक का व्यू क्या है, ग्रोथ के हिसाब से क्या होगा, इस तरीके से एक कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। किस तरीके से हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है, इसमें भी प्रायः मैंने पाया कि ज़्यादातर लोग, क्योंकि सर्दी में इंटरव्यू हो रहे होते हैं, तो वेस्टर्न फॉर्मल्स पहनते हैं और सूट टाई लगाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा ही ज़्यादातर लोग करते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाई नहीं लगा रहे हैं, ओपन कॉलर आप जा रहे हैं, तो यूपीएससी में या यूपीपीएससी में कोई भी बोर्ड इसको गलत नहीं मानेगा, और आप जिस कपड़े में आरामदेह हैं, कंफर्टेबल हैं, उसी को प्रयोग करें। अक्सर मैंने देखा कि क्योंकि भारत में हम लोग को टाई लगाने की कोई खास आदत नहीं होती है, और या होती तो स्कूल में शायद होती है, कॉलेज वाले में टाई लगाना सब लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा शर्ट चुनिए जिसका कॉलर कंफर्टेबल हो, और टाई लगाने के बाद में आपको उसको बार बार छेड़ना ना पड़े, आपको डिस्कम्फर्ट ना हो, वरना अपने आप में वो एक बहुत बड़ा इरिटेशन हो सकता है। बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए मेरा अनुरोध है कि आप साड़ी भी पहन सकती हैं, आप सलवार सूट या इंडियन इस तरह के कंफर्टेबल कपड़े पहन सकती हैं। मैंने ये भी अनुभवी लोगों से पूछा कि क्या वेस्टर्न फॉर्मल्स पहन सकते हैं, तो कई बच्चियां वेस्टर्न फॉर्मल्स भी पहन के जाती हैं, और तीनों ही सूरत में कोई समस्या नहीं है। लेकिन पुनः आपको कंफर्टेबल होना चाहिए जो आप पहन के जा रहे हैं। लड़कों के लिए खासकर मैं कहूँगा कि अपने बाल ज़रूर कटवा करके जाएं। अगर आप पुलिस की ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी मैं और गहराई से बात करूँगा, तो फिर बाल ऐसे आप कटवा के जाएं जिससे कि वहाँ पहुँचे तो लगे कि कोई पुलिस का यंग ऑफिसर ही आ गया है। अगर आपकी ऐसी रुख नहीं है तो जैसे आप नॉर्मल बाल रखते हैं वो रखें, लेकिन बाल ऐसा नहीं है कि कल इंटरव्यू तो आज कटवाएं, 2-3 दिन पहले कटवा लें, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश कट लुक जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा आरामदेह हो जाना चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी को भी ट्रिम करवा लीजिए, डैंड्रफ आदि नहीं होना चाहिए, ये इसमें ज़रूर ध्यान रखें। और कपड़े जो अपने हैं उनको अच्छे से प्रेस करके पहने। ये ज़रूर मैं सुझाव दूंगा कि बिल्कुल नया करारा कपड़ा ना पहने, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए अनकंफर्टेबल भी हो और देखने में भी नहीं अच्छा लगता कि बिल्कुल ही नया सूट, नई एकदम पहली बार पहनी हुई शर्ट हम पहन के आ रहे हैं। तो हालांकि इसमें कोई अनिवार्य बात नहीं है, लेकिन अगर आप
ऐसा कपड़ा पहने जो 2-4 बार पहन चुके हों, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। खासकर जूतों के लिए मैं कहूँगा कि ऐसे ही जूते पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, या जूता ऐसा ले लीजिए चमड़े का, काला या ब्राउन, जो भी आप पहनने वाले हैं, और उसके साथ आप 2-4 दिन पहन लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि अंतिम दिन में आप जूतों में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। अपने बायोडाटा से संबंधित, अपने बैकग्राउंड से संबंधित सवालों के लिए कैसे हम तैयारी करें। सबसे पहले आप एक कागज़ लीजिए और उस पर नोट करिए कि आपकी पर्सनालिटी के सबसे अच्छे 5-6 बिंदु क्या हैं, और उन बिंदुओं को हमको इंटरव्यू में किसी ना किसी तरीके से प्रस्तुत करना है। ये कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसके कुछ उदाहरण दूंगा और कुछ इसके तरीके बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि किस तरीके से कुछ हम हिंट ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि आगे का इंटरव्यू भी हम गाइड कर सकें। जैसे कि अगर अंग्रेजी में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि आई हैड अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस व्हेन आई वेंट फॉर दिस नेचर वॉक, और आई वेंट टू दिस नेशनल पार्क टू सी दिस। तो अब हमने यहाँ पे एक हिंट ड्रॉप की, जिससे कि जो 5 या 6 बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं वो भी अपनी पेंसिल से नोट करते रहते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ, इससे इस नेशनल पार्क के बारे में हम पूछ सकते हैं, उनकी भी अगर कॉमन रुचि उसमें होगी। मान लीजिए आप कहीं ONGC में काम करते थे अभी, या करते हैं, या आप कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि किसी सवाल के जवाब में कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव हुआ, एक्सपोजर हुआ जब मैं ऑफशोर रिग पे काम करता था, या मैं एक अंडरग्राउंड माइन में काम करता था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए। पुनः यहाँ पे हम इस तरीके से इंटरव्यू को गाइड कर पाते हैं अपने बैकग्राउंड, अपनी पर्सनैलिटी के आधार पे। तो क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि मुझसे सवाल पूछो आप ONGC के बारे में, लेकिन हम इस तरह से हिंट ड्रॉप कर सकते हैं जिससे कि उनको याद आ जाए और वो उसके बारे में हमसे पूछ पाएँ। अगर आप IT सेक्टर में काम करते रहें तो आप इस तरह की बात बोल सकते हैं कहीं पे कि मैं फ़लाँ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेट्स से हेल्थ केयर का या हेल्थ केयर इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था, उस पर मैं काम कर रहा था और मुझे बड़ा रोचक अनुभव हुआ। तो अब यहाँ पे हम एक हिंट ड्रॉप कर रहे हैं कि मुझसे हेल्थ केयर के बारे में आप सवाल पूछ सकते हो, और वो पूछेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर अगर हम गाँव से पढ़ के आए हैं, हमने अपने तहसील के कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की है, तो ऐसी कोई भी चीज़ को हमें अपनी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमको अपनी ताकत समझना चाहिए। अगर हमारा बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड नहीं है तो किसी भी इंटरव्यू में ये चीज़ पॉजिटिवली जाती है, ये नेगेटिवली नहीं जाती है, लेकिन उसको कैसे हमको प्रस्तुत करना है ये देखना है। इस मामले में कहीं भी ऐसा ना महसूस करना है, ना अपने शब्दों में आने देना है कि हम अपने ऊपर तरस खाते हैं या सेल्फ पिटी हमारी कोई है, नहीं। हम अपने बैकग्राउंड के बारे में बड़े गौरव के साथ में चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे पुनः जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैं फ़लाँ तहसील में मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मैंने ऐसा पाया। अब यहाँ पे पुनः हम एक हिंट देते हैं, वो हमसे हो सकता पूछें कि एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है, तहसील लेवल पे जो कॉलेजेस हैं वहाँ की स्थिति क्या है। तो हम अपने बैकग्राउंड को प्रस्तुत भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और साथ साथ आगे के लिए हम अपने इंटरव्यू को गाइड भी कर रहे हैं। हमारी पर्सनालिटी की 4-5 बड़ी बातें कौन सी हो सकती हैं जिनको हमें बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि आप कॉलेज में या स्कूल में थे और आपको कोई जिम्मेदारी का पद मिला था, आप हेड बॉय थे, या आपके कॉलेज में चुनाव होता था तो आप किसी चयनित पद पे थे, या आप इस प्रकार कोई सोसाइटी संचालित करते थे, तो ये आपने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा भी होगा। उसके बारे में संभवतः पूछा भी जाएगा, लेकिन अगर नहीं पूछा गया तो आपको ज़रूर कोशिश करना है कि उसके बारे में आपसे पूछें। आपका कोई लेख प्रकाशित हुआ हो, जो कॉलेज की, स्कूल की मैगज़ीन है उसके लेख तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होंगे, लेकिन अखबार में आपका कोई लेख प्रकाशित हुआ हो, खासकर अगर एकेडमिक जर्नल में कोई आपका पेपर प्रकाशित हुआ हो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके स्टूडेंट के लेवल पे ऐसा होना। तो ये आपको ज़रूर वहाँ पे बताने की कोशिश करना है। आपने अगर कोई नया इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कॉलेज में आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, तो हमें अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में एक स्वच्छता क्लब या ऐसी सोसाइटी शुरू करनी चाहिए जो स्वच्छता के ऊपर कार्य करे और ध्यान दे। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया, फर्जी नहीं बोलना कुछ भी इंटरव्यू बोर्ड में, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो उसको भी हमें कोशिश करना है कि उसको सामने रखेंगे।
आपने कोई तैयारी की हो अपने आगे के काम के लिए, जैसे कि अगर आपने कोई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की हो, आपने एनसीसी किया हो, तो ऐसी चीज़ों को भी बताना अच्छा होगा। बहुत छोटी बात भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपके परिवार में खेती होती है तो आप भी खेती इन्वॉल्व हैं, तो एग्रीकल्चरल रिस्क्स क्या होते हैं, उसके लिए प्लानिंग कैसे की जाती है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके बारे में अगर आपने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया हो अपने गांव में, अपने आसपास, आपने अपने परिवार में अपने मित्रों को शिक्षित किया हो कि आप एग्रीकल्चरल प्लानिंग ऐसे ऐसे कर सकते हैं और उसका कुछ लोगों को लाभ मिला हो, तो ये बहुत छोटी सी बात देखने में लगेगी अगर आपने ऐसा किया होगा तो, लेकिन किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के लिए बहुत ही रोचक बात होगी और पुनः इससे बहुत सारे सवाल खुल करके सामने आ रहे होंगे। एक चुनौती हमेशा होती है कि बोर्ड के सामने हम अगर अपनी तारीफ स्वयं करें, जिसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही खराब प्रस्तुत होती है। लेकिन यहाँ सारा खेल ही है, अपनी पर्सनैलिटी को प्रस्तुत भी करना है लेकिन साथ साथ अपनी तारीफ भी नहीं करना है। तो इसका तरीका यूँ हो सकता है कि हम बोलें कि मुझे ये जब रिकग्निशन मिला, मुझे ये अवार्ड मिला, तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम ऐसी बातें रखते हैं। जैसे कि कई बार हम बहुत कोई मजबूत, कोई प्रोफाउंड चीज़ बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला कि डेमोक्रेसी इज़ फर्स्ट अबाउट इक्वालिटी, देन अबाउट ऑर्गेनाइजिंग फेयर इलेक्शंस, वी आर ऑल इक्वल, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड। कुछ ये बड़े बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें हम कुछ याद कर सकते हैं जिनको कि जब मौका आया तो हमने वहाँ पे रखा बोर्ड के सामने, तो हमारी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखती है और साथ साथ एक धमक आती है कि इस कैंडिडेट की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और उनके बारे में वो साफ साफ अपनी बातों को रख पाते हैं। आपने अपने बायोडाटा में लिखा होगा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। अब हॉबीज़ जो हमने लिखी हैं, मुझे आशा है आपने बहुत होशियारी से लिखी होगी। जैसे कि अगर हम लिख देते हैं मेरी हॉबी कुकिंग है, तो हम बड़े डेंजरस जोन में चले जाते हैं, क्योंकि कुकिंग तो बहुत वाइड चीज़ हो गई। उसमें बहुत तरह तरह के व्यंजन के बारे में पूछ सकते हैं, खाने के तरीके के बारे में पूछ सकते हैं, चूल्हे के बारे में पूछ सकते हैं, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछ सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने बायोडाटा में बड़ी स्पेसिफिक बात हम लिखें। जैसे कि अगर भोजन की बात है तो आप लिखिए, अगर ऐसा है कि मुझे कश्मीरी व्यंजन, कश्मीरी कुज़ीन बनाने का शौक़ है या मुझे अवधी भोजन बनाने का शौक़ है, तो हमने स्कोप को एक लिमिट कर दिया और उसके लिए फिर हम बहुत गहन तैयारी अपनी करें। तैयारी केवल ये नहीं कि मुझे बनाने में आनंद आता है, इससे फ़ायदा नहीं होगा कि जो भी खाता है वो उंगलियां चाटता रहता है मेरे भोजन को ना। वहाँ पे वो जानना चाहेंगे कि कश्मीरी भोजन कितने प्रकार का होता है, इसका इतिहास क्या है, कश्मीरी शेफ़ कौन सबसे फेमस है, इससे रिलेटेड सरकार की योजनाएं क्या हैं। इस प्रकार की गहन जानकारी की अपेक्षा की जाती है। जैसे कि अगर आपने क्रिकेट मान ली लिखा, तो अब वो आपसे वहाँ क्रिकेट खिलवा के तो देख नहीं सकते हैं, तो आपकी क्रिकेट की जानकारी वो देखेंगे। वो ये भी जानना चाहेंगे कि आप अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानते हैं कि नहीं, टूर्नामेंट्स कौन से चल रहे हैं, क्रिकेट को लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सीज है, कोई करंट इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपसे वो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। अक्सर लोग लिखते हैं कि मेरी हॉबी मेडिटेशन है या अपना पास टाइम मेडिटेशन है। तो पुनः मेडिटेशन तो कई प्रकार का होता है, तो आपको अगर आपने मेडिटेशन लिखा है तो आपको कम से कम 4-5 जो मुख्य प्रकार के मेडिटेशन है, ध्यान है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपने विशिष्ट रूप से लिखा है कि मैं इस प्रकार का मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, तो आपने अच्छा काम किया और फिर उसके बारे में आप पूरी गहराई के साथ में तैयारी करिए और वहाँ पे जा कर के अपना इसको बता सकते हैं। कुछ जगहों के नाम भी आपके बायोडाटा में हमेशा आते हैं, जैसे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, आगे की पढ़ाई कहाँ कहाँ पे की है, तो प्रायः इनके बारे में हर बोर्ड पूछेगा। अब इनके बारे में वो क्या पूछेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कॉमनली आती हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये जगह हाल में समाचार में क्यों थी, आपके इस जगह जैसे कि आप रहने वाले हैं, यहाँ के सबसे अच्छे पर्यटक स्थल क्या हैं, सरकार की कौन सी योजना का कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में न्यूज़ में कवर हो रहा था। तो जो जगह वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने लिखा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत स्कोप होता है कि हम इसको
अच्छे से कर पाएँ और हमारी जनरल अवेयरनेस को चेक करने का एक बड़ा अच्छा साधन होता है। जो आपके प्रीवियस जॉब्स हैं, ये भी लिखना होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। जैसे मैंने बताया था, आपने कोल इंडिया में, ओएनजीसी में कहीं काम किया हुआ है, तो उसके लिए बहुत गहनता से तैयारी करें। अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि मेरे ही साथ समाज कल्याण विभाग में कुछ मेरे जूनियर अफसर हैं, वो अभी 3-4 महीने उन्होंने नौकरी की है और अब वो इंटरव्यू में इस साल अपीयर हो रहे हैं। तो लेकिन कोई भी बोर्ड इस बात से संतुष्ट नहीं होगा कि अगर हम बोलें कि मेरी तो 3-4 महीने की ही नौकरी है, वो भी मैं ट्रेनिंग एकेडमी में ही डीएसपी था और अब मैं आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरी पुलिस के बारे में जानकारी उतनी नहीं है। नहीं, ये तो बहुत नुकसान कर जाएगा। तो हमको तैयारी इस हिसाब से करनी होगी कि मेजर इश्यूज़ क्या हैं। अगर समाज कल्याण की फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो सोशल सेक्टर में क्या चल रहा है, वेलफेयरिज्म क्या है, रेवड़ी बांटने के लिए आप खिलाफ हैं कि नहीं हैं, रेवड़ी बांटना किसको बोलते हैं, ऐसे सवाल आएंगे। अगर पुलिस की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो नए जो हमारे कानून बने हैं उनके बारे में ज़रूर पूछेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हो, पुलिस में इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, कोर्ट के जो बैकलॉग्स हैं वो कैसे दूर किया जाए। तो जो आपका प्रीवियस जॉब है, अगर आपने उस जॉब को ठीक से नहीं भी किया, आप उसमें छुट्टी पे थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, ऐसा होता है, तो भी इसको आप इग्नोर मत करिए और इसकी खूब अच्छी तैयारी करके जाइए। मैं आराम से समझता हूँ कि 30 मिनट के इंटरव्यू में 5 से 10 मिनट तक अपने करंट जॉब को लेकर के इंटरव्यू को खींच सकते हैं अच्छे से। लेकिन यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी रखना होगा और उससे ज़्यादा इंसाइटफुलनेस, मतलब आपके पास में एक ऐसा परिप्रेक्ष्य होना चाहिए कि आप केवल इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं कि इतने ज़िले हैं, इतने तहसील हैं। नहीं, आपको एग्जैक्टली पता है कि कोर इश्यूज़ ये हैं, प्रॉब्लम्स ये हैं, और प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस की बात भी करें। बल्कि जब भी ये चर्चा आ रही है तो 30% समय प्रॉब्लम में लगाइए और 70% समय सॉल्यूशन में लगाइए, और सॉल्यूशन को भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से प्रस्तुत करिए कि हाँ, ये वाकई हो सकता है और आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप इसको पूरी तरीके से सफल कर देंगे। इंटरव्यू के दौरान हमारी भाषा क्या हो, कैसे शब्दों का चयन हमको करना चाहिए, हमारी लय ताल क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें सुधार की गुंजाइश ज़रूर होती है। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, मैं 1993 में जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, तो मैंने जिसके भी सामने इंटरव्यू दिया, चाहे मित्र हों चाहे प्रोफेसर हों, तो मुझे ज़्यादातर लोग बोलते थे कि तुम बहुत अटक अटक के बोलते हो, और मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, मैं उसको डिनाई कर रहा था। तो उस समय वीडियो कैमरा आदि तो कम होते थे, तो मैंने अपना एक इंटरव्यू जो था उसको टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड किया, और जब मैंने सुना तो मैं तो सिर पकड़ के बैठ गया कि अरे मैं तो बहुत ही अटक अटक के बोलता हूँ, मैं कहीं भी पॉज ले लेता हूँ और कहीं भी मेरी लय ताल बिगड़ जाती है। तो जब ये जानकारी मुझको हुई और स्वतः ये अवेयरनेस हुई, तो उसको 2-3 दिन के अंदर मैं फिर ठीक कर सका। तो आज के दिन तो हर तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अकेले बैठे करिए, चाहे मॉक इंटरव्यूज़ में कर रहे हैं, चाहे मित्रों के साथ कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड ज़रूर करिए और अपने रिकॉर्डिंग को बाद में फिर देखिए और उसको स्टडी करिए। कई एस्पेक्ट से उसको स्टडी करिए। सुर ताल तो देखनी है, उसके अलावा देखिए कि जो बात आपने कही, क्या उसको हम और क्रिस्प तरीके से, संक्षिप्त तरीके से कह सकते थे या नहीं। अगर आप क्रिस्प कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो जब हम 2-3 बार अपने आप को इस तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो शब्दों का चयन होता है वो बेहतर हो जाता है। ये भी हमको देखना है कि अक्सर अंग्रेजी में हम लोग कुछ जंक वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लाइक, जैसे कि प्रोबेबली, परहैप्स, आई थिंक, ऐसे शब्दों का बड़ा होशियारी के साथ ही चयन होना चाहिए। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कुछ हमारे ऐसे तकिया कलाम बन जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हमको उससे अपने आप को बचाना है, दूर करना है। इंटरव्यू में कभी भी कोई चीज़ एग्जैजरेशन के साथ, अतिशयोक्ति के साथ में नहीं रखना है, बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट रखना है। आपने तो अभी एक अच्छे छात्र के रूप में अपनी तैयारी की, अब आप अफसर बनने की तैयारी में हैं, तो यहाँ पे आपसे बोर्ड ये अपेक्षा नहीं कर रहा है कि आपने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए होंगे। जितना आपने झंडा गाड़ा है उतना ही प्रस्तुत करिए। और झूठ तो खैर जीवन में नहीं बोलना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू में अगर झूठ बोला और खासकर अगर पकड़ा गया तो फिर इंटरव्यू वो चौपट निश्चित रूप से हो गया, क्योंकि हमारी नैतिकता, हमारी मोरालिटी, ये बहुत बड़ा विषय है
और मोरालिटी के हिसाब से हम लोग को 100 में से 100 नंबर लाने हैं, कोई गलती इसमें नहीं करनी है। कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। अगर हम बात सुने तो हम हेड हमारा नॉड, हमारा सिर धीरे धीरे हिलना चाहिए, उनकी तरफ हमें आई कांटेक्ट रखना चाहिए, मुखातिब होना चाहिए, और बीच बीच में दूसरे लोगों से बात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं, आई कांटेक्ट से बच रहे हैं, आंखें चुरा रहे हैं जैसे अगर बोलूँ मैं, तो ये हमारे बारे में एक अच्छा मैसेज नहीं लेकर के जाता है। लेकिन कई बार लगातार आई कांटेक्ट भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो ऐसे में 2-1 सेकंड के लिए नीचे देखना, साइड में देखना कोई बुरी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने इतना लंबा सवाल पूछा कि हम समझ ही नहीं पाए, हम कंफ्यूज कर गए, या उन्होंने वाकई हमको नहीं आता है। तो अब ऐसे में ये भी बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन ऐसा अगर कई जगह कर दिया तो फिर निश्चित रूप से हमारे नंबर कम हो जाएंगे। तो इसके कुछ तरीके हैं, इसको ऐसी स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। इसका सबसे आसान तरीका होता है, जिसको मैं बोलता हूँ पैराफ्रेजिंग। जैसे कि उनसे पूछना कि सर, यदि मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूँ तो आप मुझसे जानना चाहते हैं ये, मतलब हमने जवाब नहीं दिया, हमने उनके प्रश्न को पैराफ्रेज किया। अब हो सकता है वो बोले कि नहीं आप समझ नहीं पाए और मेरा सवाल तो ये था, तो हमको थोड़ा टाइम मिल गया और उनकी तरफ से हम उन नए शब्दों में वो हमें एक्सप्लेन करेंगे। या हो सकता है वो कहेंगे हाँ यही मेरा सवाल है, तो फिर हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरा तरीका अच्छा होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सवाल दिया वो थोड़ा सा उत्तर उसका लंबा हो गया, तो अंत में ऐसे में कहना बहुत अच्छा होगा कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से, बट टू सम अप दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। मतलब एक सेंटेंस में, एक वाक्य में हम दोबारा अपनी बात को समीक्षात्मक तौर पे रख सकते हैं। दूसरा एक तरीका और होता है कि ये कहना अंत में, लंबी बात अगर हमारी हो गई, बट कमिंग टू योर क्वेश्चन वेरी डायरेक्टली सर, दिस इज़ द आंसर। तो ऐसा कहने से हमारा क्रिस्पनेस आती है और एक्टिव लिसनिंग हम दिखा पाते हैं और हमारे अच्छे जवाब जा पाते हैं। एक मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा जो मैंने किया हमेशा, कि आपने जब तैयारी करेंगे तो आपने देखा कि मेरे ये 20 तरह के सवाल आ सकते हैं, मेरे प्रीवियस जॉब के, मेरे एजुकेशन के, मेरे जन्म स्थान के आदि। तो हर चीज़ के लिए एक अपना ऐसा पेपर तैयार कर लीजिए और उस पर आप चाहे टाइप कर लीजिए जैसा, या हाथ से लिख लीजिए। और जो मैंने किया, मैं तो हाथ से लिख लेता था और मेरे मन में एक ग्राफिकल इमेज रहती थी कि अगर मुझसे लखनऊ का, मैं रहने वाला हूँ, पूछा उन्होंने, तो लखनऊ का ये 5 मुख्य पर्यटक स्थल हैं, लखनऊ की कला ये 3 मुख्य हैं, इसके बारे में मुझे बोलना होगा। तो एक ये ग्राफिक मेमोरी हमारे सामने रहती है कि अच्छा लखनऊ का सवाल आया, ओके, तो लखनऊ वाला इमेज जो हमारे सामने आ जाती है। अन्यथा जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि अच्छा इसके 5 पॉइंट थे कि इसके 3 पॉइंट थे, और प्रायः हम 3 पॉइंट बना के या 2 पॉइंट ही बता के भूल जाएंगे और हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट छूट जाएंगे। जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यूपीएससी में तो है, यूपीपीएससी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया है, तो क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और कैसे सवाल आते हैं? मेरा अनुभव ये है व्यक्तिगत अपने इंटरव्यू का कि मेरा 30 मिनट का इंटरव्यू रहा, जिसमें से 25 मिनट ऑप्शंस की बात नहीं हुई, क्योंकि पर्सनालिटी रिलेटेड, जगहों से संबंधित बाकी चीज़ें इतनी सारी थी कि उनके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हुई। और केवल अंतिम 5 मिनट में मेरे जो 2 ऑप्शन थे, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, उनके ऊपर 2-2 सवाल उन्होंने पूछे। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी बोर्ड पहले आपसे जो आपके पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन है उन पे खूब सवाल पूछेगा, और जब देखेगा कि वो ख़त्म हो गए तो फिर वो सब्जेक्ट्स पे आएगा। लेकिन सब्जेक्ट के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? अब यहाँ मेंस में तो सब टेस्ट हो चुका है, तो आपसे सवाल पूछे कैसे जाएंगे? जैसे प्रायः जो चॉइस ऑफ योर ऑप्शन है, आपने क्यों ये चूज़ किया, कि आपने तो इंजीनियरिंग की थी, फिर आपने ज्योग्राफी क्यों चूज़ किया, आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों चूज़ किया, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। फिर ये पूछा जाता है अक्सर कि इसमें आपको रुचि क्या आई, जो मेन थ्योरीज़ हैं उस सब्जेक्ट की, अगर वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उनके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए, और ख़ासकर उसकी वर्तमान परिस्थितियों में एप्लीकेबिलिटी क्या है। जैसे कि अगर आपने आईटी से रिलेटेड कोई पढ़ाई की है, या आपका कंप्यूटर साइंस जैसा कोई अपने बैकग्राउंड है, या इंजीनियरिंग का कोई ऑप्शन है, तो निश्चित रूप से वो आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी हम लोग कैसे करें?
मेरा सुझाव ये होगा कि करंट अफेयर्स के लिए पिछले आप 6 महीने के जो इश्यूज़ हैं उनको निकालिए। मेजर इश्यूज़ जैसे कि इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहे हैं, इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस में इलेक्शन आने वाला है। इस तरह से करंट अफेयर्स के जो ब्रॉड ट्रेंड्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा वहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट करें कि होगी। इंटरव्यू में क्विज़ नहीं है, ऐसी संभावना बहुत कम होती है कोई पूछे इंटरव्यू में कि अर्जुन अवार्ड किसको मिला या द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला। लेकिन वहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि पूछें कि पिछले एशियाड में या ओलंपिक्स में भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्यों अच्छी रही, क्यों नहीं अच्छी रही, मेन स्टार्स कौन हैं। इस तरह के करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। यहाँ पे भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक पेपर लीजिए और कागज़ पे एक एक इवेंट से संबंधित एक अपनी शीट तैयार कर लीजिए। मान लीजिए बात हो रही है इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की, तो आपकी शीट आपके मन में स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे ही वो सवाल आए तो वो शीट आपके सामने इमेजिनेशन में, आपके कल्पना में आपके आ जाए और उसके ज़रिए आपको पता हो कि ये मुख्य पॉइंट्स हैं। ये मेरा व्यू है, ये यूएन का व्यू है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पे व्यू लिया है और मुझको इस तरीके से अपने क्वेश्चन को आंसर करना है और ये विषय अपना सामने मुझको इस तरीके से रखना है। जो करंट अफेयर्स की और तैयारी है उसमें बहुत अच्छा होता है कि हम लोग ग्रुप डिस्कशंस करें, खासकर ऐसे और साथी जो इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो हालांकि यहाँ ग्रुप डिस्कशन होता नहीं है, लेकिन एक दूसरे से बात करने से हमारी बात और खुलती है, बात करने का तरीका खुलता है। ये ज़रूर ध्यान दें कि हमें जो क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉड ट्रेंड की होना चाहिए। अगर इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो मेन डेट्स हमें पता होना चाहिए कि किस डेट को हमास ने सबसे पहला रॉकेट अटैक किया, रफली कितने रॉकेट्स उन्होंने फायर किए। अब एग्जैक्टली कितने रॉकेट्स फायर किए नहीं, ये इंटरव्यू में आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड ट्रेंड पता होना चाहिए। फर्स्ट अटैक में कितने लोग मारे गए, ब्रॉडली पता होना चाहिए, स्पेसिफिक नंबर की उतनी आवश्यकता नहीं वहाँ पे होगी। इस तरीके से इंटरव्यू में हमें ब्रॉड ट्रेंड्स प्रेजेंट करने होते हैं और उस हिसाब से हमको तैयारी करना है। लेकिन कुछ चीज़ें क्रूशियल डिटेल्स भी हो सकते हैं। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, अगर पुनः इजराइल की बात करें तो भारत के कितने लोग वहाँ पे हैं, भारत का रुख क्या है, वहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो रही है, क्या भारत को लेबर भेजना चाहिए वहाँ पे, नहीं भेजना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बड़े कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे और यहाँ पे हमें क्रूशियल डिटेल्स के साथ में भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तैयारी यानी तैयारी सारी हो गई हमारी, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर करें। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग उत्तर प्रदेश नोएडा में और लखनऊ में और हमारा हापुड़ का जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे 3 जगहों पे इस प्रकार कोचिंग की व्यवस्था कर रही है, मॉक इंटरव्यूज़ की व्यवस्था कर रही है। और हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बोर्ड मेंबर में भी रह चुके हैं, वो आते हैं और ऐसे अभ्युदय कोचिंग के बच्चों की मदद करते हैं। तो आप अभ्युदय कोचिंग में भी आ सकते हैं या आप अगर कहीं और अटेंड करना चाहें तो वहाँ भी ज़रूर मॉक इंटरव्यू में प्रतिभाग करें। अपने मॉक इंटरव्यू को रिकॉर्ड ज़रूर करिए और उसके बाद में खुद उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जो दूसरे बताएंगे कमियाँ, उससे ज़्यादा आप जब स्वयं सीखते हैं, अपने आप का स्वयं विश्लेषण करते हैं, तो बहुत अच्छा आपका परिणाम मिलता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बड़ी मुश्किल बात भी है, किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी इंटरेक्शन में थोड़ी सी हंसी, ह्यूमर, ये मुझे लगता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि एक तरफ तो हम नर्वस होते हैं, बोर्ड भी हमें प्रेशर में ले रहा होता है, हमारे जो हमने बातें कही उसमें कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहा होता है, हमें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में दूसरे एक्सट्रीम पे, हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पे अगर चले जाएं, ह्यूमर जनरेट कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके कुछ तो हम मॉडल सोच के जा सकते हैं अपने बायोडाटा से कि कहीं पे हम कुछ हंसी की बात रख पाएँ, लेकिन इसके अलावा बहुत छोटा और अच्छा तरीका भी हो सकता है। जैसा कि मेरे पूर्व समाज कल्याण अधिकारी अब IAS हैं रिंकू राही, जिनका पिछले साल चयन हुआ, वो मुझे बता रहे थे कि उनसे बोर्ड ने पूछा कि आपको घूमने के लिए अगर जाना हो तो आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि मुझे उत्तराखंड बहुत पसंद है, मैं वहाँ घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। उनको पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ये जगह है, जिम कॉर्बेट है, नैनीताल है और उसके अलावा
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो उस बात पे सब मुस्कुराने लगे और थोड़ी सी उनकी हंसी हुई। ये भी अपने आप को रिलैक्स फील करने लगे और उसके बाद फिर एक आध सवाल हुआ, इंटरव्यू समाप्त हो गया। इंटरव्यू में अच्छे नंबर भी आए और रिंकू अब IAS में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं मसूरी में, और साथ साथ यूपी कैडर भी उनको मिला है। तो ऐसे छोटे से अगर आप ह्यूमर को जनरेट कर पाएँ तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। जो इंटरव्यू बोर्ड है वो मार्क्स कैसे तय करता है, अब हम अंतिम विषयों की ओर आते हैं। जो मैंने जानकारी किया, जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में रहा तो मैंने देखा हमेशा कि कोई कैंडिडेट जब बाहर जाते हैं तो उसके बाद में आपस में बोर्ड चर्चा करते हैं कि इनको कितने नंबर देने चाहिए, और उस चर्चा के बाद में जो चेयरमैन होते हैं वो मार्क्स उस पर लिखते हैं, और फिर जब सारे इंटरव्यूज़ हो जाते हैं तो सभी लोग उस शीट के ऊपर अपने अपने दस्तखत करते हैं। इस प्रकार सामान्यतः मेंबर्स अपने इंटरव्यू के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको असेस कर रहे होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि इंटरव्यू किसका ख़राब हो जाता है, इंटरव्यू में नंबर किसको कम मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने चिन्हित की जिनमें अगर हमसे ऐसी गलती होगी तो नंबर हमारे निश्चित रूप से कट जाएंगे। सबसे बड़ी गलती हो सकती है तुक्का मारना या ब्लफ मारना। हमको पता नहीं है और हमने एक झूठ बोल दिया, वहाँ पे सामने झूठ पकड़ा गया। ये हमारा बहुत नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा बहुत नुकसानदेह चीज़ हो जाती है जिसको इंग्लिश में बोलूँ तो म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। एक सवाल के जवाब में हमने कहीं पे कोई व्यू लिया और 4 सवाल के बाद हमने कोई और व्यू ले लिया, और उसको फिर किसी बोर्ड मेंबर ने हमारे सामने दोनों को इकट्ठा करके प्रस्तुत कर दिया कि अभी तो आप ये कह रहे थे और अब आप ये कह रहे हैं। तो जो हमारे कोर वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मूल विचार हैं, उनको हमको सही से चिन्हित करना है। जैसे कि कानून का राज, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, करप्शन के हम खिलाफ हैं, सामाजिक न्याय यानी समावेश, सबको साथ लेकर के हमको चलना है। अक्सर जैसे कि आरक्षण के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कहीं पे जहाँ हम आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वहाँ पे हमारे व्यूज़ अलग होते हैं, जहीं पे किसी और को देना है वहाँ पे हमारे व्यूज़ अलग हो जाते हैं। जैसे कि सरकारी नौकरी की बात की, आरक्षण की, तो हमारा व्यू अलग हो सकता है, हम प्रस्तुत कर दें, और कुछ देर बाद में महिला आरक्षण की बात आई तो हमने कॉन्फ्लिक्टिंग बात प्रस्तुत कर दी। तो ये चीज़ हमको बहुत नुकसान कर सकती है। अगर हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, ये भी बहुत नुकसान कर देगी, और ये एक रात में विकसित नहीं की जा सकती है। जो मैंने प्रशिक्षित होने के तरीके बताए उसको सबको प्रयोग करना है और उसके ज़रिए हम लोग इसको कर सकते हैं। एक कॉमन गलती होती है ज़्यादा बोलना, ना, ओवर टॉकेटिव होना। तो ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं जो लिसन अच्छे से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से जो भी मिल करके आता है वो सबसे पहले ये बात बोलता है कि ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। उनसे कोई अगर 15 मिनट मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी उसमें से 3 मिनट बोल रहे होंगे और बाकी 12 मिनट जिसको उन्होंने मिलने का समय दिया है उसकी बात को सुन रहे होंगे। तो यहाँ तो इंटरव्यू बोर्ड में हम लोग गए हैं, तो हमको जितना वो बोलने का मौका दे रहे हैं हमें बोलना है, लेकिन जहाँ भी हमको लग रहा है कि हमने शब्द ज़रूरत से ज़्यादा बोल डाले, हमको उसको संक्षिप्त करना है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है स्पीड ऑफ थॉट वर्सेस स्पीड ऑफ स्पीच। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे थॉट्स बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं तो बीच बीच में मैं रुकूंगा, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, तो मेरे पॉजेज ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। और अगर मेरे पास विचार तो कुछ खास है नहीं लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो मेरे जो स्पीड ऑफ वर्ड्स है वो बढ़ जाएगी। मैं फालतू की बात करना शुरू कर दूंगा, जैसे कि उसी बात को रिपीट करूंगा, तो बोर्ड सामने समझ जाएगा कि इसके पास पॉइंट नहीं है, ये केवल ओवर टॉकेटिव हो रहा है। तो पुनः स्पीच ऑफ थॉट्स और स्पीच ऑफ वर्ड्स, इनको दोनों को मैच करके चलना है। ये जब अपने आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये भी समझिएगा कि कुछ समय के बाद जब इंटरव्यूज़ हो जाते हैं तो बाहर लोग पूछ रहे होते हैं कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, फिर अंदर लोग पूरी तरह तैयार होकर आते हैं तो वही सवाल वही जवाब चलने लगते हैं। तो ऐसे में बोर्ड मेंबर्स काफ़ी अक्सर बोर हो जाते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि बोर्ड मेंबर को ये नहीं लगे कि अच्छा ये रटाए रटाए जवाब लेकर के आ रहे हैं। अक्सर मैंने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स बैठते हैं बोर्ड में उनसे पूछा तो वो बोलते हैं कि कई बार हंसी आती है कि सब बच्चे लगभग एक ही कोचिंग से तैयारी करके आ रहे होते हैं, उनका उठने बैठने का तरीका, सवाल का जवाब देने का तरीका सबका बिल्कुल एक सा होता है, और ऐसे में बोर्ड भी पूरी तरीके से बोर हो जाता है। तो आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को सामने रखिए, जिसको स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच बोलते हैं, जो कोचिंग ने आपको एक मोल्ड में, एक सांचे में ढाल दिया है,
उससे बचिए। अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है उसको वहाँ पे प्रस्तुत करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे इसमें। मैं अब कुछ जो सोशल मीडिया पे हमने आमंत्रित किया था सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे कुछ मित्रों ने सवाल पूछे हैं, उनको लेता हूँ। प्रवीण कुमार जी ने ट्विटर पे पूछा है मुझसे कि क्या इंटरव्यू के दौरान हम अंग्रेजी और हिंदी के बीच में भाषा बदल सकते हैं या नहीं। इसका जवाब है कि कोशिश हमें करना चाहिए कि हम भाषा ना बदलें। हमें हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही शुद्ध बोलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम अंग्रेजी में किसी बात को व्यक्त कर रहे हैं और हम उसमें अटक गए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर हम हिंदी में आ जाते हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यू में बैठे हुए यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे हुए अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत से बच्चों की अंग्रेजी, बल्कि ज़्यादातर बच्चों की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो धारा प्रवाह आधे घंटे लगातार अंग्रेजी बोलते रहें। उनको बीच में हिंदी में आना पड़ता है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोशिश करें कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, लेकिन अगर अंग्रेजी हिंदी के बीच में आपको स्विच करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है, तो इस बात का अपने ऊपर जरा भी लोड ना लें, टेंशन ना लें। ये सामान्य बात है, आप ऐसा कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। सत्येन चंद्रा जी का सवाल है, आपने फेसबुक के माध्यम से मुझसे पूछा है कि क्या मॉक इंटरव्यू की कोई व्यवस्था है। तो जी सत्येन जी, बहुत ही अच्छी मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योगी जी के निर्देशन में जो योजना चल रही है, इसके लिए लखनऊ में, नोएडा में सेक्टर 37 में एक हमारा छोटा सा कार्यालय है वहाँ पे, और हापुड़ में एक हमारी कोचिंग है, वहाँ पे 3 जगहों पे मॉक इंटरव्यूज़ की व्यवस्था की गई है। और इन सभी मॉक इंटरव्यूज़ में ऐसे लोग आते हैं जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं। उनमें से कई लोग तो स्वयं इंटरव्यू के बोर्ड में रहे होंगे, किसी न किसी बोर्ड में, और उनका बहुत अनुभव होता है। वो आपको पहले कुछ घंटे गाइड करते हैं, उसके बाद में एक एक करके आपके मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको देते हैं। आप इसका लाभ लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी भेज रहा हूँ और टेक्स्ट में भी जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए और हमारे साथ आइए। और लेकिन जाहिर बात है, आपके पास मेंस का सिलेक्शन होना चाहिए और इंटरव्यू के लिए आप आकर के हमारे साथ तैयारी करिए। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और पिछले साल बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स, बच्चे हमारे पास आए थे और बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन भी मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के द्वारा फाइनल लिस्ट में यूपीएससी के भी और यूपीपीएससी के भी हुए थे। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा। मुझे आशा है कि जो कुछ बातें मैंने बताई आपके शायद काम में आएंगी। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारी मेरी ओर से शुभकामनाएं। खूब आत्मविश्वास के साथ में अपना इंटरव्यू दीजिए, उसको एंजॉय भी करिए। मेरी ओर से आपको एडवांस की बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने